हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण और मैं बायोलॉजी ट्रिक्स का एपिसोड 5 लेकर आपके सामने। अब जो ये बायोलॉजी ट्रिक्स की सीरीज हमने शुरू की है वो 4 एपिसोड आपको मिल चुके होंगे और अभी तक हम चैप्टर इवोल्यूशन लेकर पढ़ रहे थे। तो आज हम 5वां एपिसोड, टॉपिक है एडॉप्टिव रेडिएशन। आप इवोल्यूशन के अगले हिस्से में जाएंगे और ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा और यही समझने की हम ट्रिक करेंगे। तो हमने जो ये सीरीज शुरू की है उसका पर्पस ये है कि जो कठिन सी चीज़ें हैं, जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, तो वो आपको मेमोराइज कैसे रखनी है और जल्दी से रिकॉल कैसे करना है। पर्पस ये है, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक की छोटी छोटी बातें आपको अगर समराइज कर दी जाएं तो ट्रिक के साथ वो भी मिल जाए। तो अगेन, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण फ्रॉम नीट बायोलॉजिका लखनऊ। तो बात शुरू करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ये एडॉप्टिव रेडिएशन को लेकर, तो एडॉप्टिव रेडिएशन हमने अपने एक पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब आप एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं तो इसे आप चाहें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये टॉपिक था हमारे वीडियो का, एंड दैट वाज होमोलोगस ऑर्गन, जिसमें हमने एग्जांपल्स आपको फिट किए थे। इसमें कहा गया था कि इनके पास एंसेस्ट्री कॉमन होती है। शब्दों को याद कर पाइए अगर आप, कि जहां भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा वहां कॉमन एंसेस्ट्री होगी। हुआ क्या था, वहां पे ये समझाया गया कि कॉमन ऑरिजिन के जो ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में चले गए, तो वो उस हैबिटेट को अडॉप्ट कर लेते हैं फॉर द बेटर सर्वाइवल। यही कहलाया था होमोलोगस ऑर्गन। तो उसी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉमन एंसेस्टर है, वो एक हैबिटेट में नहीं, कई सारे हैबिटेट में चला गया, अलग अलग हैबिटेट में गया तो अलग अलग एडॉप्टेशन किए, सर्वाइवल, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वो सारी चीजें वहां पर उसे अचीव हुई। तो दिस इज नोन एज एन एडॉप्टिव रेडिएशन। यानी अगर इन समरी में देखें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडॉप्टिव रेडिएशन में कोई अंतर नहीं है। बट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसलिए कहा गया था कि सर एक कॉमन एंसेस्ट्री दो में डिवाइड हो गई, डाई। लेकिन यहाँ पर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ना कह करके एडॉप्टिव रेडिएशन कह रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन का मतलब विभाजित हो जाना। और कहाँ पर? नए हैबिटेट में, जिस हैबिटेट को हम एडॉप्ट कर सकें। इस एडॉप्टिव रेडिएशन के लिए आपके पास दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल इसी पेज पर आप देखोगे तो डार्विन फिंचेस का है। डार्विन फिंचेस, छोटी सी स्मॉल सी ब्लैक बर्ड, जिसमें बहुत सारी स्पीसीज गैलापागोस आइलैंड पे, बहुत सारी वैरायटीज गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन को मिली थी। तो वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा सा पॉइंट था और उसमें कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। जो डायग्राम भी बना हुआ है बर्ड की बीक का, उसको लेकर भी कोई बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ दिखाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाली बर्ड ने अपनी बीक में अडॉप्टेशन किया। ओरिजिनली दे वर सीड ईटर्स। लेकिन आज हमने जो टॉपिक लिया है अडॉप्टिव रेडिएशन का, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो जो आज हम समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे वो है दिस फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो यही इस फिगर में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि एडॉप्टिव रेडिएशन कहते किसको हैं। तो अगर एक कॉमन एंसेस्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में हम चले जाएं, जैसे अलग अलग हैबिटेट में गए, तो धीरे धीरे कई सालों में हर हैबिटेट में रहने वाला ऑर्गेनिज्म उसको एडॉप्ट कर ले रहा है। तो इस तरह से ओरिजिनल जो है वो A B C D E F एंड सो ऑन इनमें डिवाइड हो गया। यही इस डायग्राम में सारांश के फॉर्म में कहा गया, लिखा गया एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल। एक्चुअली जब मार्सुपियल्स पाए जाते थे उसी समय ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो मुख्य जमीन के हिस्से से, जो आपकी धरती का हिस्सा था, उससे कट गया। इसीलिए वहां पर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में चला गया
जहां यूथीरिया इवॉल्व नहीं हुए। जो मार्सुपियल्स गए, जिस जिस हैबिटेट में गए, उस तरह के उन्होंने अडॉप्टेशन किए। आप जैसा देख पा रहे हो अपने फिगर में कि वॉम्बेट देखिए, बैंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मूल, शुगर ग्लाइडर, टास्मानियन वॉल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड आंटीटर एंड मार्सुपियल रैट एंड कंगारू। इतने आपके पास उनमें एडॉप्टेशन हुए। भाई जो डेजर्ट कंडीशन में चला गया, जो मार्शी प्लेसेस पे चला गया, जो रेन फॉरेस्ट वाले हिस्से में चला गया, जिस जगह था भाई, जहां पर आप रहोगे उसको अडॉप्ट तो करोगे ना, तो यही कहलाता है, दैट इज एडॉप्टिव रेडिएशन। बार बार डेफिनेशन को ही मैं फोकस कर रहा हूँ, ये तो मैं अभी एक चुटकी में याद करा दूंगा, इसके लिए तो बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं याद कराने के साथ कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट में टॉपिक भी आपको थोड़ा सारांश में समझ में आ जाए, तो आपकी ट्रिक तभी काम आएगी। तो कहा यह गया कि जैसे जो ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल जो एंसेस्टर्स थे, जिनको शायद आज हम देख नहीं पा रहे हैं, वो नहीं है, वो जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में गए उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया, वो अलग अलग नाम हो गए। तो उसको याद करने का तरीका, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सबको। एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब हुआ कि अगर कॉमन एंसेस्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में हम जाते हैं, जिस हैबिटेट में जाते हैं उस हैबिटेट को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वही कहलाया एडॉप्टिव रेडिएशन। तो इस डायग्राम में यही दिया गया है और कई सारे नाम हैं। तो एनसीईआरटी जब आप फोकस करते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, तो हमारे ख्याल से एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपके पास ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बच्चों ने बड़ी कंप्लेन की है कि सर ये सारे नाम नहीं याद होते हैं। एडॉप्टिव रेडिएशन याद हो जाता है, रेडिएशन समझ में आ जाता है कि रेडिएशन है क्या, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, कॉमन एंसेस्ट्री है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में गए। लेकिन भैया बहुत पंगा है इसको याद करने में, इसे छोड़ ही देते हैं। तो रिस्क मत लीजिए, मैं आपको याद करा देता हूँ। पहले तो इनके सारे नाम हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करें हम डब्ल्यू से, यही सीधा हुआ, और इधर से आप ऐसे चलेंगे, इस तरह से याद करते हुए, ऐसे, यही हमारा सीक्वेंस होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब को एक बार उतार देते हैं। भाई घड़ी की सुई तो ऐसे ही चलती है ना, तो इनको आप क्लॉकवाइज याद करेंगे और नीचे से शुरू करिएगा। तो मैंने लाइन सारी लिख दी है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले लिखा है वॉम्बेट बैंडिकूट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है वॉम्बेट, फिर बैंडिकूट, फिर कोयला, फिर मार्सुपियल मोल, फिर शुगर ग्लाइडर। तो मैंने देखे 5 नाम लिखे, वॉम्बेट, बैंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर। और नीचे आ जाइए, फिर है तास्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड आंटीटर, मार्सुपियल रेड एंड कंगारू। तो फिर नीचे नाम लिखे अगली लाइन में हमने, तास्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड आंटीटर एंड मार्सुपियल रेड एंड कंगारू। यानी कुल मिला के आप देखें तो पहली लाइन में मैंने 5 नाम लिखे हैं, दूसरी लाइन में 4 नाम लिखे हैं और तीसरी लाइन में कंगारू 1 नाम। तो कुल 10 नाम याद करने हैं। आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा जब याद ही कर रहे हो तो आगे पीछे मत याद करो। फोटो नहीं याद करनी है, क्योंकि हो सकता है ये फोटो बनी हुई नजर आए और यहाँ पर ये नाम हटा दिया जाए, जसवंत, या ये नाम हटा दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए ये कौन है, ए और बी, या इसके नाम रख लें सी, तो इनकी फिलिंग करिए। तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में आपके नाम का सीक्वेंस भी वही रखा। तो अब हम लोग इसको याद करते हैं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जैसे देखिएगा, यस, सीक्वेंस तो हमने लिख लिया। तो पहले हम लोग बात करेंगे, जो हमने नाम लिया है, इसमें एक शब्द लिखा है शुगर ग्लाइडर। ये वर्ड ध्यान से देखिएगा। तो शुगर ग्लाइडर हमारे यहाँ के दादा हैं। दादा मीन्स दैट इज सौरव गांगुली, दैट इज सौरव गांगुली। तो इन्हीं के ऊपर हमने बनाया है, बड़ा ऑनर दिलाया है इन्होंने हमारे कंट्री को क्रिकेट में। तो ये सौरव गांगुली के ऊपर हमने न्यूमेरिक्स क्रिएट किया है। तो शुगर ग्लाइडर हो गया, लेकिन आप बीच में क्यों लिख दिया? क्योंकि भैया जो वेस्ट बंगाल है, दिस इज द वेस्ट, और बी फॉर बंगाल, ये सभी जानते हैं। उनको हम दादा इसीलिए कहते हैं बिकॉज इज इन बंगाली। तो बंगाली में हम अब सम्मान पूर्वक अपने बड़ों को दादा कहते हैं। तो सच में हमारे देश के लिए वो दादा ही हैं। तो वॉम्बेट,
बैंडिकूट वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के कैपिटल क्या है, शायद सभी लोग को पता होगा, दैट इज कोलकाता। कलकत्ता जिसे कहते हैं, अलग अलग स्पेलिंग अलग अलग जगह लिखी जाती है, दैट इज दिस। अब दादा दुनिया कहती होगी लेकिन है तो वो मिस्टर ना, तो ये पांचों नाम ऐसे हो गए। वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल कलकत्ता है, वहां पे मिस्टर सौरभ गांगुली, शायद सीक्वेंस याद हो जाएगा। वेस्ट यानी दिस इज द वॉम्बेट, आप इसे जोड़ पाइए, वॉम्बेट। ये बंगाल में बैंडिकूट, कोलकाता का कोयला, और मिस्टर में मार्सुपियल मोल, और सौरभ गांगुली इज दिस। तो फिर आगे बढ़े, पूरा स्टेटमेंट पूरा कर लें। तो सौरभ गांगुली ने तो वर्ल्ड कप खेला होगा ना, क्योंकि हमारे क्रिकेट टीम के वो कैप्टन थे। तो इन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड कप खेला वो तीसरा वर्ल्ड कप खेला, तीसरा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। तीसरा वर्ल्ड कप क्यों कहा, अभी आप जोड़ लीजिएगा। और वहां पर बड़ा बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया जब खेला था इन्होंने, तो बहुत बड़ा ऑल राउंड, मतलब ऑलराउंडर होते हैं ना जो हर काम कर लेते हैं, क्योंकि सौरभ गांगुली बैटिंग भी अच्छी करते थे और बॉलिंग भी करते थे। तो ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था उन्होंने, किसके खिलाफ, कंगारू के खिलाफ। कंगारू का मतलब दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कंगारू बोले तो ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके खिलाफ किया था। तो अब जरा देखिए फिर से, तो अगर हम लोग इसे जोड़ पाए तो तीसरा वर्ड की बात की थी, तो थर्ड वर्ड यानी तस्मानियन, तीसरा वर्ड वॉल्फ। कप लिखा हमने, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कप मीन्स कैट नहीं, टाइगर कैट। बड़ा ऑलराउंड, तो बड़ा जो हम लोगों ने नाम लिया दैट इज बैंडेड आंट ईटर, और ऑलराउंडर थे, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो राउंड का मतलब रैट से है, मार्सुपियल, और कंगारू से तो आप अवेयर हैं। तो सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। वेस्ट बंगाल कलकत्ता, मिस्टर सौरभ गांगुली ने, इन्होंने जब खेलना शुरू किया, वेस्ट बंगाल कलकत्ता मिस्टर सौरभ गांगुली ने तीसरा वर्ल्ड कप में बड़ा ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, ऑलराउंड प्रदर्शन। अब वो जोड़ सकते हैं, प्रदर्शन किया किसके खिलाफ किया है, एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया है। तो इससे आप जोड़ पाओगे और एकदम फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने कहा ये है वेस्ट, वेस्ट, ये है बंगाल, यहाँ पे देख लें, वेस्ट बंगाल, कोयला को हमने कहा कलकत्ता, कोलकाता। वहां पे कौन है, मिस्टर हैं, सौरभ गांगुली हैं, तो ये कर दिया हमने मिस्टर सौरभ गांगुली। पांच नाम तो यहीं से आ गए। फिर उन्होंने तीसरा वर्ल्ड कप खेला, दैट इज तीसरा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड, और कप के लिए यहाँ पे आ गए कप। फिर उन्हें बड़ा ऑलराउंड, बड़ा ऑलराउंड, राउंड को हमने रेड कह दिया। प्रदर्शन किया किसके अगेंस्ट में किया था, तो ये तो बिल्कुल सही रहेगा, दैट इज कंगारू। तो इससे आप जोड़ पाओगे कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता मिस्टर सौरभ गांगुली ने तीसरे वर्ल्ड कप में बड़ा ऑलराउंड प्रदर्शन किया था कंगारू के खिलाफ। तो ये एक छोटी सी ट्रिक हुई जिससे आप आसानी से चाहोगे तो याद हो जाएगा। तो एक बार जरा ब्रीफ कर लेते हैं। एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब हुआ, आप सरल भाषा में उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कह सकते हो। हमेशा ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। हमेशा जब भी आप एडॉप्टिव रेडिएशन बोलोगे तो एंसेस्ट्री हमेशा कॉमन होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जाते हैं, जिस हैबिटेट में जाएंगे उस हैबिटेट को अडॉप्ट कर लेते हैं। दो एग्जाम्पल आपकी किताब में है। पहला एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस है, जिसे मैंने इस टॉपिक में डिस्कस नहीं किया, आगे कर भी लूंगा कभी। एंड दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। हमारा इस टॉपिक में खाली इस चार्ट को समझाना बहुत जरूरी था कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जब धरती सेग्रीगेट हुई थी, अलग हुई थी लैंड, उस समय जो मार्सुपियल्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में गए, तो उन्होंने उस हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया। तो उसी को याद करने के लिए कि हम समझ तो गए अडॉप्टिव रेडिएशन, लेकिन वो याद भी होना जरूरी है, तो उसी रिस्पेक्ट में मैंने ये चार्ट बना रखा है, और यही बात आपको इससे जोड़ के दिखाई है। 10 के 10 नाम एक सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए।
वेस्ट बंगाल कलकत्ता। मिस्टर सौरभ गांगुली ने तास्मानियन वॉल्फ की जगह लिखेंगे तीसरा वर्ड, टाइगर कैट की जगह कप, बैंडेड आंटीटर की जगह बड़ा ऑल, मार्सुपियल रैट की जगह राउंड, और किसके खिलाफ प्रदर्शन किया? कंगारू के खिलाफ। एक दो बार भूलिएगा तो याद हो जाएगा। एक्चुअली न्यूमोनिक्स जितने भी होते हैं वो पहली बार में उतनी हर्ट नहीं करते हैं, उतना स्ट्राइक नहीं करते हैं, लेकिन ये आसान होते हैं तब जब चीज़ें समझने लगते हैं और जब फंसने लगते हैं तभी काम आते हैं। मैं पहले एपिसोड से बात कह रहा हूँ, सिर्फ न्यूमेरिक्स पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। पहले टॉपिक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपनी तरीके से याद कर लीजिएगा, फिर आप उसको ये ट्रिक उसमें फिट करिएगा, तब आपको कंफ्यूज नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप सोचें सिर्फ ट्रिक पढ़ करके हम एग्जाम दे आएंगे तो एग्जाम में याद ही नहीं आएगा बंगाल का मतलब बैंडीकूट है या बंगाल का मतलब कुछ और होता है, वेस्ट का मतलब वॉम्बेट है। ये आपको तभी याद आएगा जब आपने चीजें पढ़ी होंगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और ये एपिसोड 5 आपको मिला। तो आगे भी हम आपको ऐसे ही एपिसोड जनरेट करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और सबसे ज़रूरी बात, अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दें। जो लोग आपके नीट या 12th एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको उससे उत्साह मिलेगा कि ज़्यादातर लोग इसे देख पा रहे हैं। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, कैसा लग रहा है, कमेंट में आके ज़रूर बताएं। ये मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ क्योंकि हमने भी ये नई सीरीज शुरू की है, तो अगर आपको पसंद आएगा तभी हमारे लिए ये उपयोगी है, अदरवाइज पसंद नहीं आएगा तो उपयोग का क्या मतलब हुआ। तो प्लीज़ share, subscribe, like, and comment also on these videos. Yes, good luck to all of you. Good luck.